हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज का हम लोग का जो क्लास है वो श्वसन तंत्र का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे और उसमें डिस्कस किए थे कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है वो फेफड़ा होता है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि श्वसन की जो प्रक्रिया शुरू होती है तो पहले ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है कि ब्रीथिंग में जो है जब हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो ये प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। और ये जब उसके बाद श्वसन होता है तो श्वसन की प्रक्रिया वह होती है जिसमें जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और मिलने के बाद वो हमारी कोशिकाओं में जा करके हमारे ग्लूकोज को तोड़ करके ऊर्जा में बदल देता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। ठीक, ये बातें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। तो इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें जो मुख्य रूप से फेफड़ा होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और उसके अलावा कुछ और अंग होते हैं जो हमारे श्वसन में मदद करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि एक होता है हमारी मुख गुहा। जो हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि मुख गुहा होती है। ठीक, तो मुख गुहा का जो निचला भाग होता है वहां से दो पाइपें निकलती है। कितनी पाइपें निकलती है? दो पाइपें निकलती है, दो नालियां निकलती है, दो पाइपें निकलती है। तो मुख गुहा के जो निचला भाग होता है जहां से दो पाइपें निकलती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? उस भाग को हम लोग कहते हैं ग्रसनी और इंग्लिश में इसको कहते हैं फायरिंग्स। क्या कहते हैं? फायरिंग्स। इसको याद रखिएगा, यानी कि ग्रसनी। यानी कि ग्रसनी जो है वो हमारे श्वास नली और हमारी ग्रास नली इन दोनों को अलग करती है। कौन करता है? ग्रसनी। क्योंकि ग्रसनी से ही दो पाइपें निकलती है, एक निकलता है ग्रास नली का और एक निकलता है श्वास नली का। इसका मतलब है कि ग्रसनी जो है वो हमारे श्वास नली और ग्रास नली इन दोनों को अलग करता है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, मान लीजिए कि एक पाइपें हो गई ग्रास नली की, इसोफेगस के। ठीक, और एक पाइपें हो गई जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो पाइपें हो गई इसको हम लोग कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। यानी कि इसको हम लोग ट्रेकिया भी इंग्लिश में बोलते हैं, ट्रेकिया। ठीक, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, देखिए हमारे श्वास नली के जस्ट यहाँ पर एक थैलीनुमा जो है वो एक ढक्कन के आकार का एक मनसीला क्या पता है कि परत पाई जाती है, ढक्कन पाई जाती है एक तरह से कहिए तो। ठीक, और वो क्या करता है कि उसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ठीक, ये एपिग्लोटिस क्या करता है? तो ये एपिग्लोटिस जो है जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करते समय दो प्रक्रिया होती है। एक जब भोजन करते हैं तो भोजन की प्रक्रिया होती है और दूसरा सांस भी लेते हैं तो श्वास की भी प्रक्रिया होती है। तो इस दरमियान हमारा जो भोजन ग्रास नली में ही जाए, इसके लिए हमारा एपिग्लोटिस जो है वो हमारे श्वास नली को ढके रहता है। यानी कि भोजन करते समय भोजन को ग्रास नली में जाए, इसके लिए हमारा जो श्वास नली है उसको ढके रहता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस का क्या क्या है कि भोजन के समय वो श्वास नली को ढक लेता है, जिसकी वजह से जो भोजन है वो ग्रास नली में ही जाता है। अगर गलती से हमारा एपिग्लोटिस ग्रास नली के ढकने की बजाय, श्वास नली को ढकने की बजाय वो ग्रास नली को ढक लेता है तो फिर भोजन हमारे श्वास नली में चले जाते हैं और इसकी वजह से हमारे श्वास नली तड़फड़ा जाता है कि बाप रे बाप, पीका आ गया। तो इसको निकालने के लिए क्या करता है कि छींक आती है, हिचकियाँ आती है, ताकि वो जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाए श्वास नली से। ठीक, तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाते समय शांति से बैठ करके खाना खाना चाहिए ताकि हमारे एपिग्लोटिस जो वो सही से काम करे और हमारा भोजन ग्रास नली में जाए और ये श्वास नली को ढके रहे। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि एपिग्लोटिस का काम क्या है कि भोजन के समय ये श्वास नली को ढक लेता है, जिसकी वजह से हमारे भोजन जो है वो ग्रास नली में ही जाते हैं। तो ये एपिग्लोटिस का काम होता है। उसके बाद हम लोग जैसे नीचे उतरते हैं तो श्वास नली के ऊपरी भाग पर एक स्वर यंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्वर तंत्र। क्या पाया जाता है? स्वर तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंक्स कहते हैं। यानी कि स्वर तंत्र पाया जाता है, ये लैरिंक्स जो पाया जाता है। तो ये क्या करता है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हवा होता है, हवा इसी स्वर तंत्र से टकराता है तो हम लोगों की ध्वनि निकलती है। तो ये पाया जाता है स्वर यंत्र। ठीक, और स्वर यंत्र के बाद हमारा ट्रैकिया शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं ट्रैकिया। ये क्या है? हमारा ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया है। यानी कि ये हमारा श्वास नली है। क्या है? श्वास नली है। ठीक,
देखिए जो हमारा ट्रैकिया श्वास नली है वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे आकर के वो दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है? दो भागों में टूट जाता है। और प्रत्येक भाग को ब्रोंकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रत्येक भाग को ब्रोंकाई बोला जाता है। ठीक। और ये ब्रोंकाई जो है वो आगे चल करके कई भागों, आप लोग देख रहे हैं कितने भागों में तो हम बनाए हैं कम, लेकिन ये मिलियनों की संख्या में टूटता है, कई भागों में टूट जाता है। और इस भाग को हम ब्रोंकियोली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोली। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोली। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और ब्रोंकियोली के शीर्ष पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जो है ये वायु कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु कुपिकाएं। क्या पाई जाती है दोस्त? वायु कुपिकाएं। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं इल्वियोली। इल्वियोली पाया जाता है। ठीक। यानी कि वायु कुपिकाएं पाई जाती है। इसी को हम लोग, इस वायु कुपिका को स्वर तंत्र का श्वसन तंत्र की इकाई बोला जाता है। श्वसन तंत्र की इकाई किसको बोला जाता है? तो वायु कुपिकाओं को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों, हम इसमें आगे देखेंगे कि इसको क्यों श्वसन तंत्र की इकाई बोला जाता है। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि वो ये हो गया वायु कुपिकाएं। तो ये जो हमारी ट्रैकिया है आगे चल करके दो भागों में टूटती है जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे चल के कई भागों में टूट जाती है जिसको हम लोग ब्रोंकियोली बोलते हैं। और ब्रोंकियोली के शीर्ष पर वायु कुपिकाएं पाई जाती है, इल्वियोली पाया जाता है, जिसको हम लोग स्वर तंत्र की इकाई बोलते हैं। ठीक। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे फेफड़े के नीचे एक हमारा डायफ्राम होता है, एक मजबूत हड्डी जैसी होती है, डायफ्राम होता है। ये भी हमारे श्वसन में मदद करता है। कैसे करता है? ये मुख्य रूप से मदद करता है। कैसे करता है? देखिए, जब हम लोग सांस को अंदर भरते हैं तो ये हमारा डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा नीचे दबता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े फैलते हैं और सांसों को हम लोग अंदर आसानी से भर पाते हैं। फिर और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम जो है वो हमारे फेफड़े को पुश करता है, अंदर से दाब देता है, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा डायफ्राम काम करता है। अगर अचानक से किसी का डायफ्राम टूट जाता है किसी घटना की वजह से, तो उन व्यक्तियों की अचानक से मौत भी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब डायफ्राम ही टूट जाएगा तो ना ही हमारे ऑक्सीजन अंदर जा पाएंगे, मतलब ना ही भर पाएंगे फेफड़े में ऑक्सीजन, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकल पाएंगे। तो फिर ये डायफ्राम का होना बहुत जरूरी है। ठीक। तो ये भी हमारे श्वसन में मुख्य रूप से योगदान देता है। तो ये बात आप लोग को, ये जो हमारा फेफड़ा का पार्ट है इसको आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक। अब देखिए फ्रेंड, ये हम लोग वायु कुपिकाओं के बारे में डिस्कस करते हैं, बाकी सब तो हम लोग पढ़ लिए। देखिए एक और बात है कि ये जो थैली है, जो हमारे फेफड़े जिस थैली में बंद रहता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लूरा थैली। क्या कहते हैं? प्लूरा थैली, प्लूरा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। यानी कि फेफड़े जिस थैली से ढकी रहती है उसको हम लोग कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। आप लोगों को इस पर भी ध्यान देना है, प्लूरा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। तो ये सारे पार्ट को आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जब हम लोग सांस को लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया से आता है, हमारी ब्रोंकोई में आता है, ब्रोंकोई के बाद ब्रोंकियोली में जा करके उसके बाद वायु जो है हमारे वायु कुपिकाओं में चला जाता है। तो हम लोग को मेनली किसके बारे में डिस्कस करना है? तो हम लोग को पढ़ना है वायु कुपिकाओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वायु कुपिकाओं के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए कि ये हमारा वायु कुपिका है। क्या है? वायु कुपिका। ठीक। तो होता क्या है कि जब हमारे ऑक्सीजन इसमें घुसते हैं, जब हमारे ऑक्सीजन इसमें आते हैं तो हमारे फेफड़े के से बह रही है, हमारे फेफड़े से सटी क्या बह रही है? धमनियां बह रही है, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड बह रहे हैं। ठीक। तो ये हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है कि देखता है कि हमारा ऑक्सीजन आ गया, देखता है कि ये ऑक्सीजन जैसे ही हमारे वायु कुपिकाओं में आता है तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? आजा बेटा। क्या करता है? उसको अपने अंदर मिला लेता है ऑक्सीजन को, और हमारी वायु कुपिका जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देती है कि ले जा भाई, दे दे सबको। तो ये हमारी हीमोग्लोबिन जो है वायु को अपने ऑक्सीजन को अपने अंदर मिला लेती है, और मिलाने के बाद वो पूरे शरीर के हर कोशिकाओं में ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन के साथ हमारा ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो ये क्या करता है कि वो वायु कुपिका जो है वो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे देता है। फिर जब उधर से ग्लूकोज टूट जाते हैं ऊर्जा में, तो उसके साथ कई भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः अपने साथ हीमोग्लोबिन लेकर के आता है। चल बेटा चल, लेकर के आता है, और यहाँ पे जो है वो क्या करता है कि वायु कुपिकाओं को दे देता है कि ले जा ऑक्सीजन, फिर लेके आना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले जा। तो फिर वायु कुपिका क्या करता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है और अपने अंदर ले जाकर फिर हमारे फेफड़े के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये करता है कुपिका, यानी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः लेना का काम जो है वो हमारे फेफड़े के वायु कुपिकाओं से होता है। वायु का आदान प्रदान,
वायु का आदान प्रदान किसके वजह से होता है? तो हमारे कोशिकाओं की वजह, हमारे कुपिकाओं की वजह से होता है। ठीक, तो ये जो हमारे जो वायु का परिवहन है वो कौन करता है? तो हमारे हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। यानी कि ऑक्सीजन को देना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, ये जो काम है वो हमारी वायु कोशिकाएं करती है। और इस हीमोग्लोबिन को इस हमारे वायु को शरीर के पूरे अंग तक पहुंचाना, ये काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कोशिकाओं को देना, ये काम करता है हमारा हीमोग्लोबिन। यानी कि आदान प्रदान जब वायु का वो होता है हमारे वायु कोशिकाओं से, और जो परिवहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का, वो करता है हमारा ब्लड का हीमोग्लोबिन। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, देखिए फ्रेंड, अब हम लोग को देना है कि जब ये तो हो गया कि जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कोशिकाएं जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन दे दी है, और अब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाकर शरीर के हर कोशिकाओं तक पहुंचा दिया। तो जब ये कोशिका में ऑक्सीजन गया तो फिर वहां पे मौजूद हमारे ग्लूकोज को ये कैसे तोड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो देखिए, जब ग्लूकोज जो है हमारे कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है वो दो चरणों में टूटते हैं। कितने चरणों में टूटते हैं? 2 चरणों में टूटते हैं। तो देखिए, पहले चरण में क्या होता है, जब पहला चरण होता है, ठीक, तो पहले चरण में क्या होता है? पहला चरण हमारे कोशिका द्रव्य में होता है। किस, कहाँ पे होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक, साइटोप्लाज्म में होता है पहला चरण। इसमें क्या होता है कि इसमें जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो ग्लूकोज है, क्या होता है, हमारा ग्लूकोज जो है वो टूट करके, हमारा ग्लूकोज किस में टूट जाता है? हमारा ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल में। और जो ग्लूकोज जब पायरुविक अम्ल टूटता है वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहता है, ये प्रक्रिया ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। ठीक, तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया को जब ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। ये प्रक्रिया जो है ग्लाइकोसिस कहलाती है। क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तो ये प्रक्रिया जो है वो ग्लाइकोसिस कहलाती है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा चरण क्या होता है कि दूसरे चरण जो है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, आप लोग को पता होगा कि कोशिका का ऊर्जा घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कि यहीं पे हमारी ऊर्जाएं जो है मुख्य रूप से ऊर्जा ATP के रूप में टूटता है और यहीं पे स्टोर रहता है। ठीक, तो इसको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो क्या होता है, ये जो पायरुविक अम्ल है, जो पायरुविक अम्ल है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, O2 की यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है वो उपस्थिति में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। ठीक, ATP ऊर्जा में, और भारी मात्रा में CO2 गैस भी निकलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे पायरुविक अम्ल है वो हमारे O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ATP ऊर्जा के रूप में, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो हमारे ऊर्जा जो है वो ATP के रूप में ही संचित रहते हैं। यानी कि एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा फुल फॉर्म में एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट। तो इसके रूप में हमारी ऊर्जाएं जो है वो मुख्य रूप से इसी के रूप में टूट जाती है। और जब ये ऊर्जा टूटती, जब हमारे ग्लूकोज ATP की ऊर्जा के रूप में टूट जाते हैं तो इसके साथ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और पुनः हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ मिला करके ले जाता है और यहाँ पे वायु कुपिकाओं को दे देता है। और वायु कुपिकाएं फिर क्या करती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के माध्यम से फिर ट्रैकिया से होते हुए बाहर निकाल देती है। तो ये प्रक्रिया होता है। यानी कि प्रथम इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्रिब्स चक्र। क्या बोला जाता है? क्रिब्स चक्र। यानी कि जब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है तो ये प्रक्रिया ग्लाइकोसिस कहलाती है। और जब पायरुविक अम्ल ATP की ऊर्जा में टूटता है, ATP ऊर्जा में, तब इस प्रक्रिया को क्रिब्स चक्र कहते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है हमारे श्वसन के दरमियान, जब हमारी कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है। और इसी में जो है फाइनली रूप से हमारा ATP ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हम लोगों को मिल जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो श्वसन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 श्वसन हो रहे, एक श्वसन हो रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और एक हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अवायु श्वसन। क्या कहते हैं? अवायु श्वसन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो अवायु श्वसन। ठीक, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं? अवायु श्वसन। क्या कहेंगे?
अवायवीय श्वसन। ठीक, और जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। तो याद रखिएगा श्वसन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, बिना ऑक्सीजन ना रहे तब होता है, उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। और जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहकर होता है उसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। तो अवायवीय श्वसन होता है हमारे कोशिका द्रव्य में और वायवीय श्वसन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है ये हमारे श्वसन तंत्र का, जो श्वसन तंत्र में ऐसे ही हमारे श्वसन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद फिर जाकर के हमारा मुख्य रूप से यहाँ पर एटीपी के रूप में हम लोगों को ऊर्जा मिल जाती है। ठीक, तो ये प्रक्रिया हम लोग को श्वसन कहलाती है। तो क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले मुख गुहा के निचले भाग जिसको हम लोग ग्रसनी फेरिंक्स बोलते हैं, वहां से दो नलियां निकलती है, एक रास नली निकलता है, एक श्वास नली निकलता है, यानी कि एक ट्रेकिया निकलती है और एक इसोफेगस निकलता है। हमारे श्वास नली के ऊपरी भाग पर जो है वो एक स्वर तंत्र पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लायरेंक्स, और इसी लायरेंक्स से जब हमारे हवा टकराता है तो हमारे अंदर से ध्वनि निकलती है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं ये स्वर तंत्र पाया जाता है। और देखिए जो ग्रसनी की जो श्वास नली है उसके ऊपरी भाग पर, ऊपर शीर्ष मुख भाग पर जो है ऊपरी भाग पर एपोग्लोटिस नाम की एक ढक्कन जैसी थैली पाई जाती है। वो काम क्या होता है कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे श्वास नली को ढक लेती है, ये काम होता है। उसके बाद नीचे उतरते हैं तो वो हमारा हो गया ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे देखिए, ट्रैकिया जो है इसमें कार्टिलेज भरा होता है। ये ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की। इसमें कार्टिलेज भरा रहता है, उपास्थि भरी रहती है। ठीक, क्यों भरी रहती है? क्योंकि देखिए उपास्थि भरी रहती है इसलिए क्योंकि वायु जब हम सांस लेते हैं तो वायु काफी मात्रा में हमारे अंदर आता है, तो ये हड्डियां आपस में लड़ लड़ के टूटे ना, क्षतिग्रस्त ना हो, उसके लिए ये जो है कार्टिलेज इसमें भरा रहता है। ठीक, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए ट्रेकिया के बाद आगे आते तो ट्रेकिया दो भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग को ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक, और ब्रोंकाई आगे चल के कई भागों में टूट जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोली। ठीक, और ब्रोंकियोली के शीर्ष पर मिलियनों की संख्या में वायु कुपिकाएं पाई जाती हैं, इल्वियोली पाया जाता है जिसको हम लोग स्वर तंत्र की इकाई बोलते हैं। ठीक, और इस हमारे फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम पाया जाता है जो हमारे श्वसन में मुख्य रूप से बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक, अब देखिए ये जो हमारे वायु कुपिकाएं होती हैं, वायु कुपिकाएं गैस वायु का आदान प्रदान करती है, हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और फिर हमारे ब्लड की हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देती है। ये काम हमारा कौन करता है? वायु कुपिका। इसी के वजह से हम लोग स्वर तंत्र की इकाई बोलते हैं वायु कुपिका को। ठीक, उसके बाद ये हीमोग्लोबिन यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाते हैं और हमारे शरीर के हर कोशिकाओं को दे देता है, और कोशिकाओं को देता है तो फिर क्या होता है कि हमारे कोशिका द्रव्य में हमारे ग्लूकोज जो है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और यहाँ जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम लोग कहते हैं अवायवीय श्वसन। और ये जब हमारा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में टूटता है तो ये प्रक्रिया ग्लाइकोसिस कहलाती है। फिर उसके बाद दूसरा चरण होता है, दूसरे चरण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसमें हमारा पायरुविक अम्ल जो है वो हमारे एटीपी ऊर्जा के रूप में एडिनोसाइनो ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा के रूप में टूट जाता है, और ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। ठीक, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्रिप्स चक्र कहते हैं। जब पायरुविक अम्ल एटीपी ऊर्जा के रूप में टूटता है तो ये प्रक्रिया क्रिप्स चक्र कहलाती है, और क्रिप्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, और इस जब एटीपी ऊर्जा बनती है तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनते हैं, और पुनः इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है? अपने साथ ले जाता है और ले जाकर के पुनः वायु कुपिकाओं को दे देता है। तो देखिए फ्रेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन जो है ये हमारे हीमोग्लोबिन पूरी तरह से हमारे हीमोग्लोबिन यही ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने की कई तरीके होते हैं, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन से कम मतलब कि 20 से 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे हीमोग्लोबिन के साथ वायु कुपिका के होते हुए बाहर निकल पाते हैं। बाकी हमारे रक्त की जो प्लाज्मा होती है उससे 7-8% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसका परिवहन हो जाता है वायु कुपिका तक। उसके बाद अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? बाइकार्बोनेट के माध्यम से। बाइकार्बोनेट के माध्यम से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायु कुपिकाओं तक आकर के फिर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये अधिकांश परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो
इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वो श्वसन तंत्र हो गया, और ये आज हम लोग का इस पार्ट में हम लोग श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आया होगा, और नहीं आया होगा तो फ्रेंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और इसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, और अच्छा लगा होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक फ्रेंड, और आप लोग मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त तरीके से मेहनत करते रहिएगा। और चलिए फ्रेंड, अब मिलते हैं अगले क्लास में और अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।